हेलो बच्चों, वेलकम। सो लास्ट लेक्चर में अपन ने फ्रॉग पार्ट फर्स्ट डिस्कस किया था और उसमें अपन ने बेसिक्स डिस्कस किए थे प्लस फ्रॉग की मॉर्फोलॉजी डिस्कस करी और उसके बाद में अपन ने डाइजेस्टिव सिस्टम डिस्कस किया और डाइजेस्टिव सिस्टम के बाद में अपन ने रेस्पिरेटरी सिस्टम को डिस्कस किया था। तो मैंने आपको कहा था कि अपन ये लेक्चर जो है वो दो पार्ट में डिस्कस करने वाले हैं। हाफ लेक्चर जो है वो वन पार्ट में और हाफ सेकेंड वन में। तो आज अपन पार्ट टू ले रहे हैं और आज ये चैप्टर अपन पूरा करेंगे। आज के लेक्चर में अपन सर्कुलेटरी सिस्टम डिस्कस करेंगे, एक्सक्रीटरी डिस्कस करेंगे, न्यूरल डिस्कस करेंगे, सेंसरी डिस्कस करेंगे, रिप्रोडक्टिव डिस्कस करेंगे और इसकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस देखेंगे, इकोनॉमिक भी और इकोलॉजिकल भी। तो ये इसमें सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वही एक बड़ा पोर्शन है, बाकी छोटे छोटे पोर्शन है क्योंकि टॉपिक कई सारे ऐड ऑन हो जाते हैं। तो नियरली जितना लास्ट लेक्चर था उतना ही ये लेक्चर रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं अपन सर्कुलेटरी सिस्टम से। तो फ्रॉग के अंदर अगर अपन बच्चों सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें तो द वेस्कुलर सिस्टम ऑफ फ्रॉग इज वेल डेवलप एंड क्लोज टाइप। तो एक पॉइंट तो ये आ जाता है, ठीक है, क्योंकि जितने भी वर्टिब्रेट होते हैं उनके अंदर सब में क्या देखने को मिलेगा आपको, वेल डेवलप क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम मिलेगा। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब ये होता है कि ब्लड जो है वो कंप्लीटली क्लोज्ड वेसल्स में फ्लो करता है। वेसल्स में फ्लो करता है मतलब कहीं भी ओपन नहीं है, कहीं भी इंटरनल लीकेज नहीं है ब्लड की। हार्ट पूरा ब्लड वेसल में ही पंप करेगा और ब्लड वेसल ही वापस लेकर आएगी। तो कहीं लीकेज नहीं है, कहीं ओपनिंग नहीं है, तो फिर चीजें एक्सचेंज कैसे होती हैं? न्यूट्रिएंट हो गए, गैसेज हो गई, ये एक्सचेंज कैसे होती हैं? ये एक्सचेंज होते हैं कैपिलरी साइट पर। केशिकाएं जो होती हैं, कैपिलरी जो होती हैं, वो कैपिलरीज फेनेस्ट्रेटेड होती हैं, मतलब पोरस होती हैं। उनसे चीजें जो है वो फिल्टर आउट हो सकती है क्योंकि कैपिलरी में सिर्फ और सिर्फ एंडोथेलियम होती है। कैपिलरी की वॉल जो होती है वो सिर्फ सिंगल सेल थिक की होती है और एंडोथेलियम होती है, और एंडोथेलियम बनी होती है स्क्वेमस एपिथेलियम की। और स्क्वेमस एपिथेलियम से आप एनिमल टिश्यू में पढ़ते हो कि चीजें एक्सचेंज हो सकती हैं, फिल्टर आउट हो सकती हैं। तो ये पॉसिबल है स्क्वेमस एपिथेलियम के थ्रू, एंडोथेलियम के थ्रू। तो टिश्यूज के अंदर जितना भी एक्सचेंज होता है, जितना भी ट्रांसपोर्टेशन होता है बिटवीन सेल और ब्लड, तो वो चीजें जो होती हैं वो कैपिलरीज से चीजें जो होती हैं फिल्टर आउट होकर सेल्स के बीच में जाती हैं और सेल वहां से एक्सचेंज करती हैं और वो फ्लूइड फिर वापस लिम्फेटिक्स के द्वारा या लिम्फेटिक वेसल के द्वारा कलेक्ट करके ड्रेन बैक इनटू मेजर वीन्स। बात समझ में आ गई? तो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करी, फ्रॉग में लिम्फेटिक सिस्टम भी है, जैसा अभी मैंने आपको बताया कि ब्लड कैपिलरी से फिल्टर होके जो फ्लूइड बाहर आएगा बिटवीन द सेल, सेल के बीच के स्पेस को इंटरस्टिशियल स्पेस बोलते हैं। तो उस स्पेस में जो फ्लूइड आएगा वो फ्लूइड टिश्यू फ्लूइड होगा, उसके साथ सेल्स जो होंगी वो मटेरियल का एक्सचेंज करेगी, गैसों का एक्सचेंज करेगी, और गैसेज एक्सचेंज होने के बाद में जो वेस्ट मटेरियल होंगे और इवन ग्लैंड्स के जो हार्मोन होंगे वो उस फ्लूइड में आ जाएंगे और वो फ्लूइड वापस कलेक्ट किया जाता है लिम्फेटिक वेसल्स के द्वारा। और ये लिम्फेटिक वेसल आपस में आगे ज्वाइन करके एक मेजर लिम्फेटिक वेसल बनाती है और वो लिम्फ वेसल जो होती है वापस किसी वीन के अंदर ड्रेन कर देती है और वापस वो ब्लड के सर्कुलेशन में आ जाता है। क्लियर है ये? तो ब्लड वेस्कुलर सिस्टम जो है उसमें क्या क्या प्रेजेंट होगा? हार्ट प्रेजेंट होगा, ब्लड वेसल प्रेजेंट होगी और ब्लड प्रेजेंट होगा। लिम्फेटिक सिस्टम में क्या क्या होगा? लिम्फ होगा, जैसा मैंने आपको बताया कि लिम्फ वेसल में प्रेजेंट फ्लूइड को क्या बोलते हैं? लिम्फ कहते हैं। लिम्फ चैनल्स होंगे और लिम्फ नोड होंगे। लिम्फ नोड की अगर बात करें, जैसे आप यहां पर देख रहे हो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम दिया हुआ है और ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के साथ साथ में क्या दिया हुआ है? लिम्फेटिक सिस्टम दिया हुआ है। तो क्लोज टाइप का हो गया। यहां पर जितना भी है ये हार्ट है, हार्ट जो होगा वो आर्टरीज के थ्रू बॉडी पार्ट्स के अंदर ब्लड को पंप करेगा, ठीक है। आर्टरी जो होगी वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर जाएगी, वीन्स जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर आएगी। आर्टरीज ऑलवेज कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट और वीन्स ऑलवेज ब्रिंग डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टूवर्ड द हार्ट। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट से दूर ले जाने का काम करती है आर्टरीज, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट की तरफ लाने का काम करती है वीन्स। ठीक है, कंपोनेंट हो गए अपने पास में हार्ट, ब्लड वेसल और ब्लड। लिम्फेटिक की मैंने आपको बात करी कि लिम्फ वेसल्स जो होती है, लिम्फ नोड, लिम्फ नोड की अगर मैं आपको बेसिक स्ट्रक्चर बताऊं तो कुछ इस तरह से होगी। ये लिम्फ वेसल्स आ रही हैं, ये लिम्फ वेसल यूं इस तरह से, एक लिम्फ वेसल जो थी वो यहां से आ गई, ठीक है, ये इस तरह से जुड़ जाती है। सपोज दैट एक जो थी वो इधर से आ गई, एक लिम्फ वेसल, और यूं ये जुड़कर ये एक ट्यूमर जैसे स्ट्रक्चर बना लेती है ना, तो इसको लिम्फ नोड बोलते हैं। इधर से लिम्फ आ रहा है और इस साइड से लिम्फ जो होगा वो आगे चला जाएगा।
तो कुछ इसी तरह का एक बेसिक चैनल होता है, एक बेसिक साइट होती है, और वो थोड़ी सी वाइडर होती हैं, लिम्फ वेसल्स में ही होती हैं, कई सारे लिम्फ वेसल ज्वाइन करके बनाती है, उसको लिम्फ नोड बोलते हैं। तो फ्रॉग के अंदर लिम्फ नोड का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, जैसे एक इंडिकेटिव डायग्राम दिया गया है, यहाँ पर ये जो डॉट्स दिख रहे हैं आपको पी शेप मटर के दाने जैसे जो दिख रहे हैं, ये क्या है, लिम्फ नोड है, और ये लिम्फ चैनल्स हैं इसके अंदर, और बाकी बिटवीन द सेल्स जो होगा वो टिश्यू फ्लूइड होगा, और टिश्यू फ्लूइड को जब लिम्फ वेसल्स के अंदर कलेक्ट कर लिया जाएगा उसे लिम्फ बोलेंगे। तो कंपोनेंट क्या क्या आ गए, लिम्फ आ गए, लिम्फ चैनल आ गए, और लिम्फ नोड आ गए। तो फ्रॉग पोजेज बोथ वेस्कुलर सिस्टम एंड लिम्फेटिक सिस्टम दोनों देखने को मिलेंगे, और ये किस लिए होते हैं, ट्रांसपोर्ट अपने सब्सटेंस को ट्रांसपोर्ट करने के लिए होते हैं थ्रू आउट द बॉडी। क्लियर है ये स्लाइड? नेक्स्ट में चलते हैं। अगले स्लाइड में आप ये देख रहे हैं कि हार्ट के बारे में अपन डिस्कस कर रहे हैं। हार्ट जो होता है फ्रॉग का वो मस्कुलर है। मस्कुलर का मतलब मसल से बना हुआ है, जिस तरह से ह्यूमन हार्ट होता है, ह्यूमन हार्ट भी मस्कुलर होता है, और फ्रॉग का हार्ट जो होता है वो भी मस्कुलर होता है। तो ह्यूमन हार्ट की तरह फ्रॉग का हार्ट भी मस्कुलर है। अपर पार्ट ऑफ द बॉडी कैविटी, मतलब इसमें भी थोरेसिक रीजन के अंदर ही देखने को मिलेगा। ये वाला रीजन जो है वो फ्रॉग के हार्ट का है, तो थोरेसिक रीजन चेस्ट रीजन वाला होगा जो नियरली, तो अपर पार्ट हम कह सकते हैं बॉडी कैविटी का। इसमें 3 चैम्बर होते हैं बच्चों, जिसमें 2 एट्रिया होते हैं, एक वेंट्रिकल होता है, और जो हार्ट को कवर करने वाली मेम्ब्रेन होती है उसको पेरिकार्डियम कहते हैं। ठीक हमारे हार्ट की तरह ही हमारे हार्ट के अंदर भी बाहर क्या देखने को मिलेगा, पेरिकार्डियम देखने को मिलेगा। उसी तरह से फ्रॉग के हार्ट में भी क्या देखने को मिलता है, पेरिकार्डियम देखने को मिलता है। क्लियर हुई ये बात? फिर यहां पर जो 2 एडिशनल चीजें मिलेंगी जो ह्यूमंस के अंदर नहीं होती हैं, उसकी अगर अपन बात करें तो वो ये है कि एक ट्राइंगुलर स्ट्रक्चर मिलती है जिसको साइनस वेनोसस बोलते हैं। अब इसमें 2 तरह की चीजें पूछी जा सकती है, एक तो ट्राइंगुलर पूछा जा सकता है, एक साइनस वेनोसस पूछा जा सकता है। और ये कहां होता है, ये राइट एट्रियम से पहले होता है। कहां होगा, राइट एट्रियम से पहले आपको मिलेगा साइनस वेनोसस, ये याद रखना है आपको। फिर ये ब्लड रिसीव करता है कहां से, वेना केवा से, यानी वेना केवा से जो ब्लड आएगा वो ब्लड कहां आएगा, साइनस वेनोसस में। साइनस वेनोसस से जो ब्लड जाएगा वो जाएगा राइट एट्रियम में। ये 3 स्टेप क्लियर हुए, वेना केवा, साइनस वेनोसस, राइट एट्रियम। बात समझ आई? फिर वेंट्रिकल जो है वो एक ही है। अब वेंट्रिकल आगे शेक लाइक स्ट्रक्चर में खुलता है, ठीक है, एक थैली जैसी स्ट्रक्चर होती है जिसको कोनस एट्रियोसस बोलते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा, कोनस एट्रियोसस। तो इसका सीक्वेंस किस तरह का हो जाएगा, और फिर कोनस एट्रियोसस ऑन द वेंट्रल साइड ऑफ द हार्ट, हार्ट के वेंट्रल साइड में आपको क्या मिलेगा, कोनस एट्रियोसस देखने को मिलेगा। अब यहां पर आप देखिए, ये है साइनस वेनोसस, ठीक है, साइनस वेनोसस। ये साइनस वेनोसस जो होगा ये किस में जाएगा, ये राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम से ब्लड कहां आएगा, वेंट्रिकल। इधर लेफ्ट एट्रियम में ब्लड आया, लेफ्ट एट्रियम से भी वेंट्रिकल में। वेंट्रिकल एक ही है, वेंट्रिकल ब्लड को पंप कहां करेगा, वेंट्रिकल ब्लड को पंप करेगा आगे कोनस एट्रियोसस के अंदर, और कोनस एट्रियोसस आगे आर्टरीज के अंदर ब्लड को भेजेगा। तो ये सीक्वेंस क्या हुआ, मेरे साथ रिपीट करिएगा, सीक्वेंस क्या हुआ, सीक्वेंस हुआ वेना केवा, वेना केवा से साइनस वेनोसस, साइनस वेनोसस से राइट एट्रियम, राइट एट्रियम से वेंट्रिकल। बात समझ में आ गई? लेफ्ट एट्रियम से भी किस में आएगा, वेंट्रिकल के अंदर आएगा। वेंट्रिकल सिंगल है, और वेंट्रिकल आगे किस में पंप करेगा, वेंट्रिकल कोनस एट्रियोसस में, और कोनस एट्रियोसस से आगे किस में चला जाएगा, आर्टरीज से चला जाएगा। क्लियर हुआ? तो द ब्लड फ्रॉम हार्ट कैरिड टू ऑल द पार्ट ऑफ बॉडी बाय आर्टरीज, जो एट्रियल सिस्टम होगा, एंड वीन्स जो होगी वो कलेक्ट करेगी ब्लड फ्रॉम द डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी, और लेकर कहां आएगी, हार्ट के पास लेकर आएगी फ्रॉम द वीनस सिस्टम। तो एट्रियल सिस्टम आर्टरीज को बोल दिया, वीनस सिस्टम वीन्स को बोल दिया। आर्टरीज जो होंगी वो ब्लड को हार्ट से कहां लेकर जाएगी, हार्ट से बॉडी पार्ट में लेकर जाएगी, और वीन्स जो होंगी वो बॉडी पार्ट से वापस कहां लेकर आएगी, हार्ट में लेकर आएगी। तो ये क्लियर है, ये लेफ्ट एट्रियम, ये इंडिकेशन देखना, ये राइट एट्रियम है, ये सिंगल वेंट्रिकल है, और इधर साइनस वेनोसस जो होगा वो राइट एट्रियम है, राइट एट्रियम से वेंट्रिकल में, इधर लेफ्ट एट्रियम से वेंट्रिकल में, एंड देन आगे कोनस एट्रियोसस के अंदर जाएगा। ये एक जनरल इंडिकेशन है। फिर यहां पर ओवरऑल सर्कुलेशन देखेंगे, ब्लड फ्लो, ब्लड फ्रॉम द बॉडी पार्ट कम्स टू द हार्ट थ्रू वीन्स, फिर हार्ट पंप द ब्लड ऑल बॉडी पार्ट थ्रू आर्टरीज। क्लियर हुआ?
आर्टरीज जो होती हैं वो ब्लड को कैरी करती हैं अवे फ्रॉम द हार्ट, वीन्स जो होती हैं वो ब्लड को लेकर आती हैं ब्रिंग टूवर्ड द हार्ट। तो हार्ट की तरफ वीन्स और दूर की तरफ यानी हार्ट से दूर ले जाने का काम आर्टरीज करेंगी। 3 चैम्बर होते हैं फ्रॉग के हार्ट में, 2 एट्रिया, 1 वेंट्रिकल, और कवरिंग जो होती है उसको क्या बोलते हैं, पेरिकार्डियम बोलते हैं। होपफुली ये स्लाइड आपको बिल्कुल क्लियर है, 1 बाय 1 सीक्वेंस टू सीक्वेंस, है ना। फिर आगे नेक्स्ट में देखिए, नेक्स्ट आगे कह रहा है कि स्पेशल वीनस कनेक्शन देखने को मिलता है लीवर और इंटेस्टाइन के बीच में, इसको हिपेटिक पोर्टल सिस्टम कहा जाता है। इसी तरह से किडनी और लोअर बॉडी पार्ट के बीच में भी एक स्पेशल कनेक्शन देखने को मिलता है जिसको रीनल पोर्टल सिस्टम कहते हैं। अब बात समझना, पोर्टल सिस्टम क्या होता है। नॉर्मली क्या होता है बच्चों, इन जनरल ये होता है कि हार्ट जो है, हार्ट से ब्लड जो होगा वो कहां जाएगा, वो बॉडी पार्ट्स में जाएगा, ठीक है। ये बीपी का मतलब बॉडी पार्ट्स, बॉडी पार्ट से वापस कहां आएगा, हार्ट में। लेकिन पोर्टल सिस्टम में ऐसा नहीं होता। तो पोर्टल सिस्टम में कैसा होता है, जैसे सपोज दैट हार्ट है, हार्ट से ब्लड कहां गया, ब्लड गया इंटेस्टाइन में, तो टेक्निकली कहां आ जाना चाहिए था, इंटेस्टाइन से वापस हार्ट में, लेकिन ऐसा नहीं होता। इंटेस्टाइन से ब्लड कहां जाता है, लीवर में, और फिर लीवर से कहां आता है, हार्ट में। तो ये जो लीवर और इंटेस्टाइन के बीच का जो कनेक्शन बना है, लीवर और इंटेस्टाइन के बीच का ये जो कनेक्शन बना है, ये कनेक्शन कहलाता है हिपेटिक पोर्टल सिस्टम। इस वीन को क्या बोलते हैं, इस वीन को बोलते हैं हिपेटिक पोर्टल वीन। क्या कहेंगे, हिपेटिक पोर्टल वीन। इसी तरह से कनेक्शन जो होगा वो लोअर बॉडी पार्ट और किडनी के बीच में होगा, उसे बोलेंगे रीनल पोर्टल सिस्टम। रीनल वर्ड जो होता है वो किडनी के लिए यूज होता है, हिपेटिक वर्ड जो होता है वो लीवर के लिए यूज होता है। बात समझ में आ गई कि नॉर्मल सर्कुलेशन फिनोमिना क्या होता है और पोर्टल सर्कुलेशन का फिनोमिना क्या होता है। हमारे अंदर, ह्यूमंस के अंदर भी हिपेटिक पोर्टल सिस्टम पाया जाता है, इसके साथ साथ हाइपोफाइशियल पोर्टल सिस्टम भी देखने को मिलता है। तो ह्यूमंस में जो हाइपोफाइशियल पोर्टल सिस्टम होता है वो हाइपोथैलेमस और एंटीरियर पिट्यूटरी के बीच में होता है, जो आप आगे पढ़ेंगे कहां पर, एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर, जब आप हॉर्मोन्स पढ़ेंगे। तो हिपेटिक पोर्टल सिस्टम यहां देखिए, ये वेना केवा है, वेना केवा टू हार्ट, ये लीवर है, ये मेसेंट्रिक वीन्स हो गई, इंटेस्टाइन हो। तो इंटेस्टाइन से आप देखो कहां जा रहा है, लीवर को जा रहा है। तो इंटेस्टाइन से लीवर को जा रहा है, तो ये जो वीन दिखाई दे रही है आपको, ये हिपेटिक पोर्टल वीन है। जैसा मैंने आपको बताया वहां पर, उसी तरह से ये भी तो इंटेस्टाइन और लीवर के बीच की है, और ये भी क्या है, इंटेस्टाइन और लीवर के बीच की। तो इसको बोलते हैं हम हिपेटिक पोर्टल वीन। क्लियर हुआ। तो फ्लो कैसा होगा, वीनस ब्लड फ्रॉम द इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन से वीनस ब्लड जो होगा वो कहां आएगा, वो आएगा पहले लीवर में थ्रू हिपेटिक पोर्टल वीन। तो ये हिपेटिक पोर्टल वीन हो गई। ब्लड फ्लो ओवरऑल कैसा होगा, इंटेस्टाइन, हिपेटिक पोर्टल वीन, लीवर, हिपेटिक वीन, वेना केवा एंड हार्ट, ये सीक्वेंस होगा। तो यहां जो कंफ्यूजन होगा तुम्हें, जहां पर तुमसे गलती हो सकती है, वो ये होगी कि हिपेटिक वीन और हिपेटिक पोर्टल वीन। और एक चीज और, जनरली हम ये कहते हैं कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है वो वेस्ट मटेरियल कैरी करता है, CO2 और जैसी चीजें। यहां ध्यान रखना, इंटेस्टाइन से लीवर को न्यूट्रिएंट रिच डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है, न्यूट्रिएंट रिच डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। बात समझना, क्योंकि जितने भी फूड सब्सटेंस है वो सारे के सारे न्यूट्रिएंट जो होंगे वो एब्जॉर्ब कहां होंगे, इंटेस्टाइन के अंदर एब्जॉर्ब होंगे। अब वो इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होने के बाद प्रोसेसिंग के लिए जाते हैं लीवर में, और वहां से आगे हिपेटिक वीन के थ्रू हार्ट, और हार्ट से फिर बॉडी पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। रीनल पोर्टल सिस्टम क्या कहता है, वीनस ब्लड फ्रॉम द लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी पहले जाएगा किडनी में थ्रू द रीनल पोर्टल वीन। फ्लो क्या रहेगा, लोअर बॉडी पार्ट, रीनल पोर्टल वीन, किडनी, फिर रीनल वीन, फिर वेना केवा और फिर हार्ट। तो यहां से आप देख लीजिए, ये लोअर बॉडी पार्ट्स हो गए। यहाँ की वीन्स जो है वो पहले ब्लड को कहां लेकर जा रही है, किडनी में, और किडनी से आगे वेना केवा जो होगी वो कहां लेकर जाएगी, हार्ट के अंदर लेकर जाएगी। तो क्लियर हुए हिपेटिक पोर्टल सिस्टम क्या है और रीनल पोर्टल सिस्टम क्या है। तो दीज पोर्टल सिस्टम एंश्योर दैट ब्लड पास थ्रू एन ऑर्गन यानी लीवर और किडनी से बिफोर रीचिंग द हार्ट, और इसकी वजह से क्या होता है, किडनी में फिल्ट्रेशन हो जाता है, हार्ट में डिटॉक्सिफिकेशन हो जाता है। कोई सब्सटेंस टॉक्सिक है तो लीवर उसको क्या कर देता है, डिटॉक्सिफाई कर देता है। तो बात समझ में आ रही है आपको पॉइंट बाय पॉइंट। फिर आगे बात करते हैं ब्लड की, हार्ट जो है वो कंप्लीट हो जाता है। तो ब्लड की अगर अपन बात करेंगे तो ब्लड में क्या क्या देखने को मिलेगा,
ब्लड में मिलेगा आपको प्लाज्मा और ब्लड में मिलेगी सेल। तो प्लाज्मा इन जनरल जो है वो कितना मिलेगा आपको, लगभग 55% होता है। फॉर्म्ड एलिमेंट आरबीसी नियरली 44% हो गई, और बफी कोट डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट अबाउट 1% के आसपास होती है। ये यहाँ बीच में इंडिकेट किया गया है, ये आरबीसी को इंडिकेट किया गया है, ये प्लाज्मा को इंडिकेट किया गया है। आरबीसी जो इरिथ्रोसाइट होती है, फ्रोग की आरबीसी एक खास बात ये है कि ये न्यूक्लिएटेड होगी, हीमोग्लोबिन होगा। तो हीमोग्लोबिन तो हमारे में भी होता है, फ्रोग में भी होता है, लेकिन हमारी आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस नहीं होता है। फ्रोग की आरबीसी में न्यूक्लियस देखने को मिलेगा। बात समझ में आ रही है? डब्ल्यूबीसी न्यूक्लिएटेड होती है, ल्यूकोसाइट बोलते हैं, प्लेटलेट जो है थ्रोम्बोसाइट बोलते हैं, सेल फ्रेगमेंट होते हैं। तो ब्लड सेल जो होगी आरबीसी या एरिथ्रोसाइट, डब्ल्यूबीसी या ल्यूकोसाइट, प्लेटलेट या थ्रोम्बोसाइट। थ्रोम्बो टर्म यूज करी जाती है क्लोट के लिए, ठीक है ना। थ्रोम्बो वर्ड किसके लिए यूज किया जाता है? क्लोट के लिए। तो क्लोट बनाने वाली सेल, साइट वर्ड किसके लिए होगा? CYTA। साइट वर्ड जो होता है वो सेल के लिए यूज होता है, थ्रोम्बो वर्ड जो होता है वो क्लोट के लिए। तो क्लोट बनाने वाली सेल्स को थ्रोम्बोसाइट बोलते हैं। क्लोट बनाने वाली सेल को थ्रोम्बोसाइट कहा जाता है। आरबीसी इनकी न्यूक्लिएटेड है, रेड कलर का पिगमेंट है हीमोग्लोबिन। लिम्फ जो होता है दूसरा फ्लूइड है। लिम्फ मैंने आपको कहा था ब्लड से ही फिल्टर होकर आने वाला फ्लूइड होता है लिम्फ। तो लिम्फ जो है वो डिफरेंट फ्रॉम ब्लड, कुछ एक डिफरेंस होंगे। कुछ प्रोटीन जो है जो ब्लड में प्रेजेंट होती हैं, लार्जर प्रोटीन होती हैं जो कैपिलरी से फिल्टर होकर सेल्स के बीच में टिश्यूज में नहीं आ सकती, वो लार्जर प्रोटीन और आरबीसी। तो प्रोटीन और आरबीसी लिम्फ में नहीं होगी, डब्ल्यूबीसी होगी, लिम्फ में डब्ल्यूबीसी होती है, ध्यान रखना। ब्लड जो होता है वो न्यूट्रिएंट कैरी करता है, गैसेज कैरी करता है, वाटर कैरी करता है थ्रू रिस्पेक्टिव साइट ड्यूरिंग द सर्कुलेशन। द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड अचीव बाय द पंपिंग एक्शन ऑफ द मस्कुलर हार्ट। तो ब्लड रेड कलर का है, प्लाज्मा और प्रोटीन देखने को मिलेंगे, आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट होंगी। सर्कुलेट जो होगा वो ब्लड वेसल में होगा और ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है किन किन के? न्यूट्रिएंट, गैसेज, वाटर और हॉर्मोन्स। न्यूट्रिएंट, गैसेज, वाटर और हॉर्मोन। लिम्फ कैसा होता है? लिम्फ कलरलेस पेल येलो कलर का होता है। प्रोटीन और आरबीसी नहीं होंगे। मेनली यहां पर लिखा हुआ है इसने कि डब्ल्यूबीसी जो होगी वो उसमें प्रेजेंट होगी, फ्लो करेगा लिम्फेटिक वेसल में और हेल्प इन द टिश्यू फ्लूइड ड्रेनेज एंड इम्यूनिटी। इम्यूनिटी क्यों? क्योंकि डब्ल्यूबीसी प्रेजेंट है यहाँ पर। बात क्लियर हो गई? और ये इसका 3 चैम्बर्ड हार्ट हो गया जिसको मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूं। तो 1 बाय 1 अगर आपको चीजें सारी समझ में आ रही हैं तो बच्चों थोड़ा सा रिस्पॉन्स जरूर दिया करें, है ना। जो कुछ बच्चे इंस्टीट्यूट के हैं, कोचिंग के बच्चे हैं, वो भी वीडियो देखते हैं, वो अगले दिन क्लास में डिस्कस करते रहते हैं। तो आप चाहे इंस्टीट्यूट के बच्चे हैं और आप चाहे यहाँ बीकानेर से या मेरे से नहीं पढ़ रहे हैं ऑफलाइन इंस्टीट्यूट में, आप कहीं से भी हो, अदर स्टेट से हो, अदर डिस्ट्रिक्ट से हो, आपकी एक जनरल छोटा सा रिस्पॉन्स कि आपको लेक्चर कैसा लगा, उससे अगले दिन के लिए ये हो जाता है कि चलो आज रिकॉर्ड कर लेते हैं, वरना फिर कोई मोटिवेशन नहीं बचता यार, है ना। तो नेक्स्ट आगे देखते हैं। एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम के लिए फ्रॉग में क्या देखने को मिलेंगी आपको? किडनी देखने को मिलेगी। अब अगर किडनी की बात करें तो पहले ये डेफिनेशन देखिए, एलिमिनेशन ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट जो है वो इज कैरिड आउट बाय द वेल डेवलप एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम भी फ्रॉग का वेल डेवलप होगा, ठीक है। पेयर ऑफ किडनी देखने को मिलेंगी। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम में ए पेयर ऑफ किडनी, यूरेटर, क्लोएका और यूरिनरी ब्लैडर। ध्यान रखें, किडनी एक पेयर है, यूरेटर एक पेयर है, क्लोएका सिंगल है और यूरिनरी ब्लैडर भी बाइलॉब्ड है, ये ध्यान रखना, बाइलॉब्ड। Okay then, these are compact, dark red and bean shape. किडनी कैसी? बीन जैसी। बीन कैसा? किडनी जैसा। तो बीन शेप स्ट्रक्चर होती है, सिचुएटेड लिटिल पोस्टीरियरली इन द बॉडी कैविटी, थोड़ा पीछे की तरफ, नीचे की तरफ होगी, क्योंकि फ्रॉग तो ऐसे होगा ना, तो पीछे की तरफ पोस्टीरियरली होगी। वर्टिब्रल कॉलम के दोनों साइड आपको किडनी देखने को मिलेगी। ईच किडनी कंपोज्ड ऑफ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट, जिसे यूरिनीफेरस ट्यूब्यूल कहा जाता है। बच्चों एनसीईआरटी में लिखा है, यहाँ थोड़ी सी ये स्लाइड जो है वो नीचे आ रही है। यूरिनीफेरस ट्यूब्यूल कहते हैं नेफ्रॉन को। यूरिनीफेरस ट्यूब्यूल जो है वो किसको कहा जाता है? वो नेफ्रॉन को कहा जाता है, ठीक है। तो कई बार ह्यूमन नेफ्रॉन के लिए भी यूरिनीफेरस ट्यूब्यूल जो है वो टर्म मिल जाएगी। पेपर में तो नहीं, बट गाइड में और मतलब मेन पेपर के हिसाब से नहीं,
बट जो आपके प्रैक्टिस टेस्ट होते हैं, जो गाइड और मॉड्यूल सॉल्व करते हो आप, उनमें आपको ये देखने को मिल जाएगी। तो एक्सक्रीटरी ऑर्गन इन फ्रॉग आप देखिए, ये दोनों बीन शेप किडनी है, यहाँ से पेयर ऑफ यूरेटर जो है वो आ रहे हैं, यूरिनरी ब्लैडर है और क्लोएका है। थोड़ा सा ये अलग है डायग्राम, डिफरेंट फ्रॉम एनसीईआरटी। एनसीईआरटी के अंदर ये डायग्राम जो है वो थोड़ा सा अलग तरीके से दिया हुआ है, तो यहाँ हो सकता है कि आपको थोड़ा यूजुअल ना लगे, बेसिक जैसे आप इनफॉर्मली एनसीईआरटी में देखते हैं। तो किडनी कैसी है, कॉम्पैक्ट है, डार्क रेड कलर की है, बीन शेप है। फिर स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है नेफ्रॉन या यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल, वही सेम चीज, बोमेन कैप्सूल, पीसीटी, हेनले लूप और डीसीटी, एंड देन कलेक्टिंग डक्ट, और आगे चलकर यूरेटर के अंदर ये ओपन हो जाती हैं। यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल या नेफ्रॉन जो होते हैं वो बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है किडनी की। तो ये चीज तो बिल्कुल ह्यूमन से मिलती जुलती होती है, क्लियर है ना यहां तक बात। तो आगे देखिए, टू यूरेटर इमर्ज फ्रॉम द किडनी इन मेल फ्रॉग। थोड़ा सा मेल और फीमेल में ध्यान रखिएगा। मेल के अंदर यूरेटर यूरोजेनाइटल डक्ट का काम करते हैं, जो आगे चलकर क्लोएका में ओपन होते हैं। यूरोजेनाइटल डक्ट का काम कैसे करते हैं, यूरोजेनाइटल डक्ट का काम ऐसे करते हैं कि मेल के अंदर यूरेटर, ध्यान से सुनना, मेल में यूरेटर यूरिन भी लेकर आते हैं, मेल में यूरेटर स्पर्म भी लेकर आते हैं। हमारे अंदर यानी ह्यूमंस में यूरेटर सिर्फ यूरिन ही कैरी करते हैं। हमारा यूरेथ्रा जो होता है, मेल का यूरेथ्रा, ह्यूमन मेल का यूरेथ्रा यूरिन और सीमन दोनों कैरी करता है। लेकिन फ्रॉग में ऐसा नहीं है, क्योंकि फ्रॉग में यूरेथ्रा नहीं है, फ्रॉग में तो सीधा क्लोएका है। ये डायग्राम थोड़े से अलग है एनसीईआरटी से, मैं फिर से आपको बता रहा हूं, ठीक है। तो यूरेटर यूरोजेनाइटल डक्ट का काम करते हैं। यूरेटर जो है वो क्या करते हैं, यूरोजेनाइटल डक्ट का, दे कैरी यूरिन एंड स्पर्म। तो फीमेल के अंदर ऐसा नहीं होता है, फीमेल में यूरेटर सिर्फ यूरिन ही कैरी करते हैं। ओवम जो होगा वो ओविडक्ट से सेपरेटली ही क्लोएका में आएगा। तो इन फीमेल यूरेटर एंड ओविडक्ट ओपन सेपरेटली, और यहां ओपन इनटू क्लोएका यूरोजेनाइटल डक्ट, तो अलग अलग हो गए। थिन वॉल यूरिनरी ब्लैडर प्रेजेंट होता है, वेंट्रल टू रेक्टम होता है, और ये भी क्लोएका में ही ओपन होता है। ये ध्यान रखें, यूरिनरी ब्लैडर कैसा है, थिन वॉल है, और रेक्टम से क्या है, वेंट्रल है कि डोर्सल, वेंट्रल है। ये वेंट्रल, डोर्सल, एंटीरियर, पोस्टीरियर, थिन, थिक, इस तरह के वर्ड जो होते हैं वो स्टेटमेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन के अंदर रीडिंग मिस्टेक्स करवा देते हैं। फ्रॉग जो होता है वो यूरिया एक्सक्रीट करता है, यूरिया एक्सक्रीट करता है तो इसको यूरियोटेलिक कहते हैं। जो अमोनिया एक्सक्रीट करते हैं, जैसे फ्रॉग का लार्वा हो गया टेडपोल, टेडपोल अमोनोटेलिक होता है। अडल्ट फ्रॉग यूरियोटेलिक होता है। और जैसे बर्ड्स और रेप्टाइल यूरिक एसिड रिलीज करते हैं, एक्सक्रीट करते हैं, उन्हें यूरिकोटेलिक कहते हैं, यूरिकोटेलिक। बात समझ में आ रही है। एक्सक्रीटरी वेस्ट जो होते हैं वो कैरिड बाय द ब्लड इनटू द किडनी, और किडनी से वहां सेपरेट और फिल्टर करके एक्सक्रीट आउट कर दिए जाते हैं। ब्लड आया, ब्लड किडनी में आया, सेपरेशन हुआ वेस्ट का, यूरेटर में, ब्लैडर और क्लोएका के थ्रू आउटसाइड ओपन कर दिया जाता है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखें कि इसका थोड़ा सा क्लोएका यूरिनरी ब्लैडर का कनेक्शन जो है वो थोड़ा डिफरेंट है। और इसके साथ साथ मेल और फीमेल के अंदर यूरेटर जो है, फीमेल में यूरेटर और ओविडक्ट सेपरेटली ओपन होते हैं, मेल के अंदर यूरोजेनाइटल डक्ट के रूप में आगे ओपन होते हैं। तो फिर से मैं आपको कह रहा हूं, इसके यूरिनरी ब्लैडर का थोड़ा ख्याल रखिएगा, आप ध्यान रखिएगा, यूरिनरी ब्लैडर का क्लोएका में ओपन होना और यूरेटर का क्लोएका में ओपन होना, ठीक है। उसके बाद में बात आती है कोऑर्डिनेशन, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, यानी इसका न्यूरल सिस्टम और इसका एंडोक्राइन सिस्टम। तो दो मेजर कंपोनेंट है यहां पर। ये दो मेजर कंपोनेंट कौन कौन से हैं, ये है न्यूरल सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम। न्यूरल सिस्टम में आपको सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या मिलेगा, स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन मिलेंगे। और इनसे निकलने वाली जो नर्व्स होंगी, ब्रेन से निकलने वाली नर्व्स को क्रेनियल नर्व कहते हैं, स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाली नर्व्स को स्पाइनल नर्व कहते हैं। इंपॉर्टेंट टू नोट दैट क्रेनियल नर्व नंबर कितने होते हैं, टोटल नंबर ऑफ क्रेनियल नर्व आर 10 एंड टोटल नंबर ऑफ स्पाइनल नर्व्स आर आल्सो 10। ह्यूमन के अंदर टोटल नंबर ऑफ क्रेनियल नर्व्स आर 12 एंड टोटल नंबर ऑफ स्पाइनल नर्व्स आर 31। ह्यूमंस में क्रेनियल नर्व जो होती हैं वो 12 होती हैं, और स्पाइनल नर्व जो होती हैं वो 31 या 31 होती है। यहां दोनों में 10-10 होगी, फ्रॉग में 10-10 होगी। तो द सिस्टम फॉर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन हाईली इवॉल्व इन द फ्रॉग। इसमें न्यूरल सिस्टम भी होगा, इसमें एंडोक्राइन सिस्टम भी होगा। केमिकल कोऑर्डिनेशन जो होता है वो हार्मोन्स के द्वारा होता है, और हार्मोन रिलीज करने वाला सिस्टम क्या कहलाता है,
एंडोक्राइन सिस्टम कहलाता है, या फिर हम कह सकते हैं हार्मोन जो है वो एंडोक्राइन ग्लैंड्स के द्वारा रिलीज आउट किए जाते हैं। तो न्यूरल फास्ट और शॉर्ट टर्म कंट्रोल करता है और एंडोक्राइन स्लो होता है, लॉन्ग टर्म कंट्रोल करता है, क्योंकि हार्मोन ब्लड के अंदर स्लोली मूव करते हैं, जाकर वहां टारगेट सेल के रिसेप्टर पर जुड़ेंगे, फिर उनके अंदर चेंजेज आएंगे बायोकेमिकल, एंड देन रिस्पॉन्स जनरेट होगा। जबकि न्यूरल क्विक कोऑर्डिनेशन है। तो न्यूरल सिस्टम हो गया। एंडोक्राइन सिस्टम हार्मोन रिलीज करता है, एंडोक्राइन ग्लैंड होती हैं और अलग अलग ऑर्गन के फंक्शन जो होते हैं वो कंट्रोल किए जाते हैं। न्यूरल सिस्टम का रिस्पॉन्स जो होगा वो रैपिड होगा और एंडोक्राइन का रिस्पॉन्स जो होगा वो स्लो होगा। तो एंडोक्राइन ग्लैंड कौन कौन सी होती है? पिट्यूटरी ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड, पेनक्रिएटिक आइलैंड। पेनक्रिएटिक आइलैंड जो होते हैं वो हार्मोन रिलीज करने का काम करते हैं ना। और गोनाड, गोनाड बोलते हैं बच्चों प्राइमरी सेक्स ऑर्गन को, फीमेल में ओवरी होती है और मेल के अंदर टेस्टिस होता है। ठीक है, तो ये ओवरऑल बेसिक है किसके? न्यूरल सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम के। फिर थोड़ा सा और अपन डिटेल में जाएं, एनसीईआरटी में है, मतलब एडिशनल पॉइंट नहीं है ये, एनसीईआरटी में गिवन है। तो यहां से देखिए कि ऑर्गेनाइज्ड जो होता है वो 3 पार्ट में होता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम जिसको हम सीएनएस बोलते हैं, सीएनएस में ब्रेन होगा, सीएनएस में स्पाइनल कॉर्ड होगी। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम दूसरा, उसमें क्रेनियल नर्व्स आती हैं, स्पाइनल नर्व्स आती हैं। अब एक चीज बच्चों यहां से आप ये ध्यान में रखें कि पेरिफेरल जितनी भी नर्व्स निकलती हैं वो सारी की सारी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम यानी पीएनएस बनाती है। सेंट्रल मतलब ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, यहां ब्रेन हो गया, स्पाइनल कॉर्ड हो गई, ये तो हो गया सेंट्रल एक्सिस में, इसलिए सेंट्रल नर्वस सिस्टम हो गया। और ब्रेन से साइड में क्या निकल रही है? क्रेनियल नर्व्स निकल रही है। और स्पाइनल कॉर्ड से साइड में क्या निकल रही है? स्पाइनल नर्व निकल रही है। तो जितनी भी नर्व्स हैं वो मिलकर पीएनएस बनाती है। पीएनएस में क्रेनियल नर्व भी आती है, स्पाइनल नर्व्स भी आती है। नंबर कितने होते हैं? 10-10 होते हैं दोनों के। फिर तीसरा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो इनवॉलेंट्री है, इसमें सिंपैथेटिक होगा और पैरासिम्पैथेटिक होगा। तो ओवरऑल देखिए, सेंट्रल नर्वस सिस्टम जिसमें ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आ गए, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जिसमें क्रेनियल नर्व और स्पाइनल नर्व आ गए, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जिसमें सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक आ गए। बात क्लियर हो रही है? ये क्या करते हैं? सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या करता है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम सेंसरी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करके रिस्पॉन्स इनिशिएट करेगा। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या करता है? इंपल्स को लाने ले जाने का काम करता है। कहां तक? सीएनएस, बॉडी पार्ट से सीएनएस तक, सीएनएस से बॉडी पार्ट तक। और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम क्या करता है? जितने भी इंटरनल ऑर्गन्स के इनवॉलेंटरी फंक्शन है उनको कंट्रोल करने का काम ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम करता है। तो तीनों सिस्टम जो होते हैं बच्चों ये एक साथ काम करते हैं, इंफॉर्मेशन को रिसीव करते हैं, प्रोसेस करते हैं और रिस्पॉन्स जनरेट करते हैं। नर्वस सिस्टम फ्रॉग में सेंसेज, नर्वस सिस्टम हेल्प द फ्रॉग टू सेंस चेंज द इन्वायरमेंट एंड कोऑर्डिनेट इट्स बिहेवियर अकॉर्डिंगली। तो नर्वस सिस्टम जो होगा वो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग फ्रॉग को मोर एडेप्ट होने में हेल्प करेगा, बेटर सर्वाइवल के लिए हेल्प करेगा। ब्रेन जो होता है वो कहां प्रेजेंट होता है? बोनी स्ट्रक्चर क्रेनियम के अंदर प्रेजेंट होगा। फ्रॉग के अंदर ऑल्फैक्टरी बल्ब है, ऑल्फैक्टरी लोब हो गया, सेरेब्रम हो गया, ऑप्टिक लोब, सेरेबेलम, मेडुला ऑब्लांगेटा, स्पाइनल कॉर्ड हो गई। और 10 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व जो होती है वो यहाँ पर मेंशन करी गई है। ऑल्फैक्टरी हो गई, ऑप्टिक हो गई, ओक्यूलोमोटर हो गई, ट्रोक्लियर हो गई, ट्राइजेमिनल हो गई, एब्ड्यूसेंस हो गई, फेशियल हो गई, वेस्टी ब्यूलोकोक्युलर कोक्लियर हो गई, ग्लोसोफेरिंजियल और वेगस नर्व। ये 10 नंबर नर्व आप ध्यान रखना, वेगस नर्व होती है। ठीक है, ये इधर ब्रेन आ गया, उसके बाद स्पाइनल कॉर्ड और स्पाइनल नर्व्स आ जाती हैं। तो होपफुली बच्चों ये स्लाइड भी आपको क्लियर हो रही होगी। कोई डाउट यहां तक? कहीं भी डाउट आए तुरंत आप लेक्चर को पॉज करें, कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं आपको डेफिनेटली रिप्लाई करूंगा। फिर नेक्स्ट देखिए आगे, ब्रेन ओवरऑल ब्रेन का डिवीजन देखा गया है, बताया गया है। तो फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन यहां पर आपको रिप्रेजेंट किया गया है। ये सेरेब्रल हेमिस्फेयर और अनपेयर्ड डाइएनसेफलॉन, ऑल्फैक्ट्रिक लोब, ये तीनों मिलाकर क्या बनाते हैं? ये बनाते हैं फोर ब्रेन। ये बीच में पेयर ऑफ ऑप्टिक लोब है, ये मिड ब्रेन बनाता है। और फिर सेरेबेलम, मेडुला ऑब्लांगेटा, ये हिंड ब्रेन बनाते हैं। और फोरामेन मैग्नम, ये नीचे जो हमारी ऑक्सीपिटल बोन होती है ना, इसके थ्रू स्पाइनल कॉर्ड जो होती है वो आगे निकलकर वर्टिब्रल कॉलम में जाती हैं। तो जो ओपनिंग होती है, जो पोर होता है, जो छिद्र होता है, वहां जो छेद होता है, फोरामेन जो होता है, उसको फोरामेन मैग्नम बोलते हैं।
तो फोर ब्रेन में ऑल्फैक्टरी लोब पेयर्ड, सेरिब्रल हेमिस्फीयर पेयर्ड, डाइएनसेफलोन अनपेयर्ड। फिर मिड ब्रेन में ए पेयर ऑफ ऑप्टिक लोब, इसको बोलते हैं कॉर्पोरा बाइजेमिना। हमारे अंदर क्या होता है? कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना, चार होते हैं हमारे अंदर, तो कॉर्पोरा इनको बाइजेमिना कहा जाता है। ठीक है, इधर सेरेबेलम और मेडुला ऑब्लांगेटा है। मेडुला ऑब्लांगेटा जो होगा वो फोरामेन मैग्नम के थ्रू आगे कंटिन्यू होगा स्पाइनल कॉर्ड में, और स्पाइनल कॉर्ड जो होगी किसमें प्रेजेंट होगी? वर्टिब्रल कॉलम में प्रेजेंट होगी। ठीक है, तो ये स्पाइनल कॉर्ड आ गई और एनक्लोज्ड इन वर्टिब्रल कॉलम। तो पूरा प्रॉपर जो है वो सीक्वेंस टू सीक्वेंस, फ्लो चार्ट टू फ्लो चार्ट, एक एक चीज को एनसीईआरटी को इंक्लूड करते हुए यहां पर मेंशन किया गया है। ठीक है, तो फ्रॉग जो है आप अगर देखेंगे तो किस तरह का होता है फ्रॉग, और बेसिक जो फिजियोलॉजी की अपन बात करते हैं तो काफी हद तक फ्रॉग जो है वो ह्यूमन से मिलता जुलता है। जैसा मैंने फर्स्ट लेक्चर के अंदर भी आपको बताया था कि फ्रॉग का चाहे डाइजेस्टिव सिस्टम है, उस डाइजेस्टिव सिस्टम के जितने भी पार्ट हैं वो भी बहुत हद तक ह्यूमन से मिलते जुलते हैं। उसकी डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हो गई, फिर उसका रेस्पिरेटरी सिस्टम जैसे लंग्स हो गए, हालांकि डायफ्राम फ्रॉग में नहीं होता है। उसके बाद में वो ये दो एडिशनल है कि वो बकोफेरेंजियल रेस्पिरेशन कर सकता है, स्किन से भी रेस्पिरेशन कर सकता है। सर्कुलेटरी सिस्टम में उसके पास 3 चैम्बर्ड हार्ट है, हमारे पास में 4 चैम्बर्ड हार्ट है। ये थोड़ा एक डिफरेंस है, बट एट्रिया और वेंट्रिकल उसमें भी होते हैं, हमारे अंदर भी होते हैं। हार्ट उसका भी मस्कुलर है, हमारा भी मस्कुलर है। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम फ्रॉग के पास भी है, हमारे पास भी क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है। फिर आगे एक्सक्रीटरी सिस्टम, किडनी ही फ्रॉग के पास होती है एक्सक्रीशन के लिए, किडनी ही हमारे पास होती है एक्सक्रीशन के लिए। बेसिक यूरेटर हो गए, वो हमारे पास भी हैं और वो फ्रॉग के पास भी हैं। हाँ, फ्रॉग के अंदर मेल के अंदर यूरोजेनाइटल डक्ट के रूप में खुलते हैं वो क्लोएका में, और फीमेल में ओविडक्ट और यूरेटर सेपरेटली खुलते हैं, हमारे अंदर ऐसा नहीं होता। ये बेसिक जो है वो डिफरेंस हो गए। फिर आगे देखिए बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, सेंस ऑर्गन। सेंस ऑर्गन जो होते हैं फ्रॉग के अंदर वो कौन कौन से होते हैं? टच के लिए सेंसरी पेपिला होते हैं जो स्किन पर प्रेजेंट होते हैं। टेस्ट के लिए टेस्ट बर्ड होती है, टेस्ट बर्ड जो होती है इनर साइड ऑफ बकल कैविटी और टंग पर प्रेजेंट होती है। यहाँ स्किन के ऊपर ये है सेंसरी पेपिला, सारे के सारे मैंने रिप्रेजेंट किए हैं। और इधर टंग पर प्रेजेंट जो है वो टेस्ट बर्ड है। फिर स्मेल के लिए नेजल इपिथीलियम होती है, स्मेल रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं नेजल इपिथीलियम के अंदर, यहाँ पर ये नेजल इपिथीलियम रिप्रेजेंट करी गई है। विजन के लिए वेल ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर है, सिंपल आईज होती हैं, मतलब एक ऑब्जेक्ट की एक ही इमेज बनाती हैं। कंपाउंड आईज जो होती हैं वो एक ऑब्जेक्ट को मल्टीपली रिप्रेजेंट करती है, जिसको मोजेक विजन कहते हैं, जिसे ऑर्थोपोड यानी कॉकरोच में होता है। हीरिंग के लिए टिम्पेनम है, एक्सटर्नल ईयर नहीं है, यानी ईयर पिन्ना हमारी तरह इनमें नहीं होते। टिम्पेनम ही क्या करती है? रिप्रेजेंट करती है किसको? ईयर्स को। तो कल अपन ने पढ़ा था लास्ट लेक्चर के अंदर कि आंखों के पास दोनों तरफ टिम्पेनम प्रेजेंट होती है, तो ये ब्लस्ड आउट आईज है बाहर की ओर निकली हुई, ये इसके पास में टिम्पेनम है, और ये इसका इंटरनल ईयर होता है। तो यहां जो ध्यान रखने वाली बात है कि ये तो होते हैं सिर्फ सेलुलर एग्रीगेशन, यानी कोई वेल डेवलप ऑर्गेनल स्ट्रक्चर नहीं है, मतलब ऑर्गन नहीं है। जबकि आई जो होती है ये वेल ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर होती है, आई और ईयर। ठीक है, तो यहां पर मैंने मेंशन किया है कि आई एंड इंटरनल ईयर आर वेल ऑर्गेनाइज्ड, और सेंसरी पेपिला, टेस्ट बड और नेजल इपिथीलियम ये सिर्फ सेलुलर एग्रीगेशन। सेलुलर एग्रीगेशन जो होते हैं उसका मतलब कई सारी सेंसरी सेल्स होती हैं, वो सेंसरी इसलिए हो जाती है क्योंकि वो नर्व एंडिंग्स के साथ में जुड़ी होती है। तो वो सेंसरी सेल के सेंसरी सेल्स होती हैं, या आप यूं कह दो कि नर्व्स की सराउंडिंग के अंदर सेलुलर एग्रीगेशन, कोशिकाओं के समूह प्रेजेंट होते हैं, तो उन्हें हम ऑर्गन नहीं कह सकते प्रॉपर। तो ये स्ट्रक्चर जितनी भी है ये सारी की सारी सेलुलर एग्रीगेशन है, और ये स्ट्रक्चर जो है वो वेल ऑर्गेनाइज्ड ऑर्गन है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, प्रॉपर मैंने सारे डायग्राम के साथ में मेंशन किया हुआ है। क्लियर हुए सेंस ऑर्गन? फिर नेक्स्ट के अंदर आईज को और डिटेल में अगर आप देखोगे तो आई जो है वो इस तरह की है, ये आई की स्ट्रक्चर हो गई और ये हो गई इसकी टिम्पेनम। तो जिस तरह से ह्यूमन आई होती है उस तरह से भी ये उस तरह से ही है कॉर्निया, लेंस, रेटिना और ऑप्टिक नर्व्स है। आई जो है फ्रॉग की वो ए पेयर ऑफ स्फेरिकल स्ट्रक्चर होती है जो ऑर्बिट ऑफ स्कल। ऑर्बिट ऑफ स्कल किसको बोलते हैं? ये हमारा स्कल है, जहां आंखें हमारी प्रेजेंट हैं। ये जो बड़े बड़े आंखों को अगर निकाल दें तो यहाँ बड़े बड़े क्या हो जाएंगे? गड्ढे हो जाएंगे, जिनको हम क्या बोलते हैं? ऑर्बिट बोलते हैं। ठीक है, सिंपल आईज होती हैं, सिंगल यूनिट होती है।
ईयर जो होते हैं, एक्सटर्नल ईयर एब्सेंट होते हैं, हमारी तरह बाहर कान नहीं दिखते हैं। टिम्पेनम ही बाहर की तरफ एक्सटर्नली दिखाई पड़ती है। ईयर जो है वो हियरिंग के लिए है और बैलेंसिंग के लिए। हमारे अंदर भी, ह्यूमंस में भी ईयर जो होते हैं वो सुनने के लिए और बैलेंसिंग के लिए होते हैं। बॉडी बैलेंस करने का काम करते हैं। वेस्टिबुलर एपरेटस होता है, ठीक है, और कॉक्लियर एपरेटस जो होता है वो हियरिंग का काम करता है। तो ये सेमी सर्कुलर कैनाल है, ये बैलेंसिंग का काम करती है। ये कोक्लिया है, ये हियरिंग का काम करता है। बात समझ में आ गई? आपको एडिशनल हिंट जो है वो साथ साथ में मिलते चलेंगे। फिर रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करते हैं कि फ्रॉग का रिप्रोडक्टिव सिस्टम कैसा होता है। तो फ्रॉग में वेल ऑर्गेनाइज्ड मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम मिलेंगे। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर क्या मिलेगा? येलोइश ओवॉइड टेस्टिस मिलेंगे। कितने? एक पेयर, जो आगे जुड़े होते हैं अपर पार्ट ऑफ किडनी से। ये ध्यान रखें, किडनी के ऊपरी भाग से टेस्टिस जो होते हैं वो जुड़े रहते हैं। ये सिर्फ इंडिकेटिव डायग्राम है बच्चों, एनसीईआरटी से थोड़ा अलग है ये, ठीक है। तो डायग्राम का रेफरेंस आप एनसीईआरटी रखना, ये स्लाइड में सिर्फ रिप्रेजेंट करने के लिए लिया गया है। तो अपर पार्ट ऑफ किडनी के साथ जुड़े रहते हैं और जोड़ने वाली स्ट्रक्चर को बोलते हैं मेसोरकियम। ये याद रखिएगा। मेसोरकियम क्या होता है? डबल फोल्ड पेरिटोनियम होती है, यानी एक मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है जो डबल फोल्डेड है, उसे मेसोरकियम कहते हैं। किडनी के अपर पार्ट से टेस्टिस को जोड़कर रखता है ये। फिर टेस्टिस से क्या निकलेगी? वासा एफरेंशिया। वासा एफरेंशिया कितनी होती है? 10 to 12 होती है। वासा एफरेंशिया कितनी मिलेगी? 10 to 12। और ये एंटर करेगी किडनी में। किडनी के अंदर ये जाकर आगे खुलेगी बिडर कैनाल में। तो ये सीक्वेंस देखिएगा कि किस तरह का होता है। फाइनली ये कम्युनिकेट करता है यूरोजेनाइटल डक्ट के साथ में। तो ये एनसीईआरटी का डायग्राम है। अब यहां पर आप इस डायग्राम में देखिए, यहां अपर पार्ट से जुड़ा हुआ है और अपर पार्ट से जुड़ी हुई स्ट्रक्चर जो है ये टेस्टिस है, और ये किससे जुड़े हुए? मेसोरकियम से जुड़े हुए। तो सीक्वेंस क्या होगा? टेस्टिस, टेस्टिस से वासा एफरेंशिया, एफरेंशिया एंटर करेगी किडनी में, बिडर कैनाल, बिडर कैनाल आगे यूरोजेनाइटल डक्ट, यूरोजेनाइटल डक्ट से आगे क्लोएका। फिर से टेस्टिस, वासा एफरेंशिया, बिडर कैनाल, यूरोजेनाइटल डक्ट, क्लोएका। 5 पॉइंट, 5 स्टेप। Finally communicate the urogenital duct that come out of the kidney and open into the cloaca. Cloaca एक छोटा मीडियन चैम्बर होता है जिसके अंदर फीकल मैटर डिस्चार्ज किया जाता है, यानी डाइजेस्टिव ट्रैक जो होता है वो भी किसमें ओपन होता है? डाइजेस्टिव ट्रैक भी क्लोएका में ओपन होता है, ठीक है। और यूरिन जो होता है वो भी क्लोएका के थ्रू ही एक्सक्रीट आउट किया जाता है, और स्पर्म जो होते हैं वो भी क्लोएका के थ्रू ही एक्सटीरियरली रिलीज आउट किए जाते हैं। तो क्लोएका जो है वो एक कॉमन चैम्बर के रूप में होता है जिसमें डाइजेस्टिव, एक्सक्रीटरी और रिप्रोडक्टिव ट्रैक जो होते हैं वो ओपन होते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये यूरोजेनाइटल डक्ट है, किडनी है, ये क्लोएका है। मैंने जो आपको कहा था यूरिनरी ब्लैडर का, ये एनसीईआरटी ने यूरिनरी ब्लैडर को कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट किया है। यहाँ पर यूरोजेनाइटल डक्ट को इधर से रिप्रेजेंट किया गया है। तो थोड़ा आपको मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो कि डायग्राम जो है वो एनसीईआरटी का और जो मैंने रिप्रेजेंट किया है वो, तो आप फॉलो जो है वो किसको करें? आप एनसीईआरटी के डायग्राम को ही फॉलो करें। फिर आगे देखिए फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर पेयर ऑफ ओवरीज प्रेजेंट है। ओवरी जो होती है वो सिचुएटेड होती है नियर द किडनी। उसके टेस्टिस किडनी से जुड़े हुए हैं, इनकी ओवरी किडनी के साथ जुड़ी हुई नहीं है। यहाँ साफ साफ लिखा है देयर इज नो फंक्शनल कनेक्शन विद द किडनी, ठीक है। यहाँ पर ओवरी है, इधर ओवा रिप्रेजेंट किए गए हैं, ये ओविडक्ट है, और ओविडक्ट सेपरेटली कहाँ खुल रही है? क्लोएका के अंदर ओपन होती है, जैसा अपन पहले डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो ये पेयर ऑफ ओविडक्ट, ये हर एक ओवरी से एक ओविडक्ट निकलेगी और फाइनली सेपरेटली ओपन होगी ये किसमें? क्लोएका में। एक मेच्योर फीमेल जो होती है वो एक बार में 2500 से 3000 अंडे देती है। कितने अंडे देती है? 2500 से 3000 अंडे देती है। एक मेच्योर फीमेल 2500 से 3000 एग रिलीज करती है। ऐसा क्यों? क्योंकि फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल है, और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के अंदर चांस ऑफ फर्टिलाइजेशन को बढ़ाने के लिए नंबर ऑफ गैमीट ज्यादा नंबर्स में रिलीज करे जाते हैं, कि जितने ज्यादा नंबर ऑफ गैमीट होंगे फर्टिलाइजेशन के चांसेस जो है वो उतने ज्यादा होंगे। तो फर्टिलाइजेशन कैसा है इनके अंदर? फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल है। कहाँ होता है? पानी के अंदर होता है। डेवलपमेंट कैसा है? इनडायरेक्ट है। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट उसको बोलते हैं जिनमें लार्वल स्टेज होती है,
यानी जाइगोट बनेगा, फिर लार्वा बनेगा, फिर आगे अडल्ट होगा। लार्वा मेटामॉर्फोसिस करके, कायांतरण करके आगे अडल्ट में, वयस्क में परिवर्तित होता है। तो इनके लार्वा को बोलते हैं टेडपोल। टेडपोल मेटामॉर्फोसिस करेगा और आगे क्या बनेगा, अडल्ट बनेगा। तो बात क्लियर हुई। ये था बच्चों रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फिर ह्यूमन के लिए फ्रॉग जो है वो बेनिफिशियल कैसे होते हैं? तो मैनकाइंड के लिए बेनिफिशियल है क्योंकि ये इंसेक्ट को खाते हैं और फसलों को बचाते हैं, प्रोटेक्ट द क्रॉप्स। तो मतलब कुल मिला के एक इकोलॉजिकल रोल है, क्योंकि फूड वेब, फूड चेन के अंदर ये इंपॉर्टेंट प्लेस रखते हैं। तो फ्रॉग मेंटेन द इकोलॉजिकल बैलेंस बिकॉज दे सर्व एन इंपॉर्टेंट लिंक इन फूड चेन एंड फूड वेब इन द इकोसिस्टम। क्योंकि इस वजह से बैलेंस जो होता है इकोलॉजिकल वो बना रहता है, क्योंकि खुद कार्निवोर है और खुद भी किसी दूसरे का फूड है। तो एक तो ये इंसेक्ट से बचा लेते हैं हमें, प्लस दूसरे जो स्पीसीज है वो भी इनको खाकर सरवाइव कर सकती है। इसके अलावा इंसान भी नहीं छोड़ते, इंसान तो कुछ नहीं छोड़ते, जो सामने आए उसको फ्राई करके बना लेते हैं। तो इन सम कंट्रीज, कुछ देशों में मस्कुलर लेग जो होती हैं वो एज ए फूड यूज करी जाती है ह्यूमंस के द्वारा। तो यहाँ कुछ मैंने रिप्रेजेंटेटिव इमेज जो है वो यूज करी हैं कि फ्रॉग की किस तरह से जो मस्कुलर लेग होती है उनको फूड के तौर पर यूज किया जाता है ह्यूमंस के द्वारा। ठीक है, तो फ्रॉग इकोलॉजिकल बैलेंस में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, मतलब इनका एक महत्वपूर्ण स्थान है इकोसिस्टम के अंदर। और दूसरा, ह्यूमंस के द्वारा इनकी टांगों को खाया भी जाता है। फिर ये किस तरह से कैप्चर करते हैं? बाइलॉब्ड टंग की बात करी थी अपन ने शुरुआत में कि ये इंसेक्ट को कैसे कैप्चर करते हैं। तो यहाँ पर ये मैंने कुछ रिप्रेजेंटेशन दिए हैं इकोलॉजिकल बैलेंस के लिए कि ये किस तरह से बाइलॉब्ड टंग के द्वारा इंसेक्ट को कैच करेंगे और उसके बाद इंसेक्ट को ये खा जाएंगे। इनकी एलिमेंट्री कैनाल कैसी होती है? इनकी एलिमेंट्री कैनाल छोटी होती है, क्योंकि कार्निवोर्स को, कार्निवोर का जो फूड होता है उसको डाइजेस्ट करने में बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता, बहुत ज्यादा एफर्ट जो है वो नहीं लगाने पड़ते, तो इजी टू डाइजेस्ट होता है। तो बच्चों इसी के साथ फ्रॉग जो है वो कंप्लीट हो जाता है। लेक्चर फर्स्ट के अंदर मैंने जो चीजें आपको बताई थी वो बताई थी रेस्पिरेटरी सिस्टम तक, और रेस्पिरेटरी सिस्टम के बाद में सर्कुलेटरी, एक्सक्रीटरी, न्यूरल, सेंस ऑर्गन, ईयर और आई हो गए, मेल रिप्रोडक्टिव, फीमेल रिप्रोडक्टिव, और रोल ऑफ फ्रॉग फॉर ह्यूमन काइंड, मैन काइंड, कुछ भी कह सकते हो आप, कि इकोसिस्टम में इसका क्या रोल है और इसके एडिशनल बेनिफिट जो है वो क्या क्या है। तो दो क्वेश्चन जो है वो यहाँ से पूछे जाते हैं और एनसीईआरटी बेस्ड आते हैं, बहुत ज्यादा एडिशनल नहीं आते। जो क्यूआर कोड कंटेंट था वो मैंने आपको इसमें एड ऑन करा था। जितने पॉसिबल और बेहतर क्लैरिफिकेशन के लिए डायग्राम्स जो यूज किए जा सकते थे वो भी मैंने यहाँ पर यूज किए। तो होपफुली बच्चों लेक्चर काफी इंटरेक्टिव रहा होगा, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरूर। बाकी अपन मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए चैप्टर के साथ। सो थैंक यू सो मच बच्चों जुड़े रहने के लिए। टाटा, बाय बाय।